नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अम्बेडकर क्लासेस के अंदर। ओके, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे क्लास 10th का, जिसमें मैंने कोएफिशिएंट रेशियो रिलेशन आपको बताया था। उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का मैं कराने जा रहा हूँ, सो दैट कि अगर कोई डाउट रह रहा हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। ओके, तो ये 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको पढ़ते हैं, ज्यादा समय खराब करना बेकार है, सीधा सीधा पढ़ाई की बात करते हैं। For which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? क्या बोला उसने? infinite number of solution। यहाँ देखो इक्वेशन मैंने पहले ही लिखी हुई है और मैंने आपको बताया था, अगर उसने बोल दिया infinite solution, इसका मतलब है a1 अपॉन में a2 बराबर होगा b1 अपॉन में b2 बराबर होगा c1 अपॉन में c। ये रेशो आपको याद होना चाहिए, तभी सवाल को आप हल कर सकते हैं। अगर अब मैं इसमें देखूं तो a की वैल्यू क्या है बेटा? 2। b की वैल्यू क्या है? 3। y की वैल्यू क्या है? इस वाले में देखें तो a की वैल्यू क्या है? a माइनस बी। b की वैल्यू क्या है? a प्लस बी। और बच्चों c की वैल्यू क्या है? 3a प्लस बी माइनस 2 की जगह है ना। और अगर आप लोग अब आगे देखोगे तो क्या होगा, देखो जरा, a1 अपॉन में a2 बराबर हो जाएगा b1 अपॉन में b2 बराबर हो जाएगा c1 अपॉन में c। वैल्यूज पुट करिए। a1 कितना है? 2, a माइनस बी। b1 कितना है बच्चों? 3 a प्लस बी। और c कितना है? 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। अब एक बार इसको इसके बराबर और एक बार इसको इसके बराबर। लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें एक ही बार इक्वेट करने पे आंसर आ गया था। इस बार देखते हैं एक बार में आएगा या नहीं आएगा। पहले इक्वेट कर लेते हैं। तो 2 अपॉन में a माइनस बी जो है वो बराबर होने वाला है 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या होगा, देखो 2 इंटू में 3a प्लस बी माइनस 2 और ये क्या होगा? 7a माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? मल्टीप्लाई करोगे 2 3 से 6 से 2b और 2 2 से 4 7a 7b। a और b वालों को एक तरफ कर लीजिए। अब देखिए, जो माइनस का उधर जाके प्लस हो गया और जो प्लस का माइनस, वो तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते 7a में से जाएगा तो कितना बचने वाला है? माइनस a। ओके, और 7 और ये प्लस प्लस के है तो क्या हो जाएगा? प्लस 9b इक्वल्स टू 4। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए अगर मैं जाता हूं तो क्या होगा, देखो जरा। तब बच्चे 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला, देखो 3 3, ये मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 3 3 से 9a प्लस 3b माइनस 3 2 से 6 7a 7। एक साइड कर लीजिए। ओके बच्चों, अब 7 में से 9 में से 7 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 2a। और यहाँ क्या बचने वाला? माइनस 4b इज इक्वल टू 6। ये मेरी दूसरी इक्वेशन। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करने वाले हैं भाई। अगर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दें, ऑन मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होने वाला? माइनस 2a 2 9 से 18b और 2 4 से 8 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल आउट हो गया। 18 में से 4 जाएगा, कितने बचने वाला? 14b। और 8 और 6 14 होता है। b इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए, उसमें पुट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेकंड इक्वेशन है, सॉरी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो क्या होगा देखना। माइनस a प्लस 9 इंटू में 1 इज इक्वल टू 4। माइनस a इज इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई? 5। ये b की वैल्यू थी और a की वैल्यू आ गई बच्चों 5। तो a और b की वैल्यू इस तरह से आप
निकाल सकते हो। इस तरीके से हम कोएफिशिएंट रेशियो रिलेशन का यूज करके इक्वेशंस के अंदर डिफरेंट कोएफिशिएंट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि लाइंस के बीच में रिलेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसाइड करेंगी या फिर पैरेलल होंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आप कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत भी बता सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कीजिए। फिर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बोर्ड एंड डिस्टेंस टाइम रिलेशन करवाता हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। जब ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसके साथ टाइम एंड वर्क और मैं साथ में बता दूंगा। आपको एक कहानी सुनाते हैं आज, ठीक है। चुन्नू और मुन्नू दो भाई थे। दोनों भाई एक बार बोटिंग के लिए गए। कहाँ गए? बोटिंग के लिए। बोटिंग के लिए गए। ये नदी है, नदी में पानी बह रहा था। पानी को बोलते हैं स्ट्रीम या धारा। स्ट्रीम या धारा। जो स्ट्रीम है या धारा है वो बह रही थी और उसकी स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। चुन्नू मुन्नू ने एक बोट ली और उस बोट पर बैठ गए। ये चुन्नू है बच्चों और ये मुन्नू बैठा है। अब चुन्नू मुन्नू की जो बोट है उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब चुन्नू मुन्नू ने ध्यान दिया कि जब वो जिस तरफ आपकी स्ट्रीम फ्लो कर रही थी, धारा बह रही थी, नदी जिस दिशा में बह रही थी, जब उनकी बोट उसी तरफ जा रही थी तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड हो रही थी वो क्या हो रही थी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर वो उनकी स्पीड 10 थी तो नदी का जो पानी था उस स्पीड पे जुड़कर उसको बढ़ा देता था, 20 कर देता था या 15 कर देता था। जितनी भी धारा की वो थी उतना वो उसको सपोर्ट करता था और उनको बोट चलाने में आसानी होती थी, इजीली आगे की तरफ बढ़ पा रहे थे वो। लेकिन जब वो वापस लौट के आ रहे थे तो पानी तो उसी तरफ बह रहा था और उन्होंने नोटिस करा कि बोट इधर लाने में उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है, ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। जब वो ऐसा कर रहे थे तो उस केस में रिलेटिव स्पीड होगी बेटा y माइनस x। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, चुन्नू मुन्नू को किसी भी हालत में बोर्ड की जो स्पीड है वो ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर बोर्ड की स्पीड कम हुई तो पानी वापस से उसको इधर बहा के ले जाएगा। वो तो इधर आना चाहते हैं ना भाई। अगर इधर आना चाहते हैं तो उनको स्पीड जो है ज्यादा रखनी पड़ेगी बोट की। इसीलिए मैंने बोट की स्पीड में से माइनस करा है वाटर की स्पीड को, ओके। क्योंकि हम हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। ये रिलेटिव स्पीड है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। और जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। हिंदी में धारा के अनुकूल और ये प्रतिकूल। यही सेम कॉन्सेप्ट आप ट्रेन में भी यूज कर सकते हो। अगर ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है दोनों की दोनों तो रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई होगी और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो y माइनस x होगा। यानी कि जो ट्रेन ओवरटेक करेगी उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप उस ट्रेन से आगे निकल सकते हैं। जैसे एक बोर्ड का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा थोड़ा सा। 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, उससे पहले बच्चों आप लोगों को मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। आप हमेशा इसको ऐसे याद करके बैठे हो। इस तरीके से याद करने की बजाय इसको ऐसे याद करो। y के अंदर लिखा हुआ है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब ये फॉर्मूला 3 तरीके से यूज हो सकता है और तीनों तरीके आपके सामने एक ही बार में लिख दो। क्या? पहला तो मैंने लिख दिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा क्या होगा बेटा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तीसरा क्या होगा बेटा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर आप इसको इस तरीके से याद कर लेते हो तो आपको ये सीधा सीधा तीनों फॉर्मूले एक ही जगह दिख जाते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और याद रखना बच्चों, अगर किलोमीटर पर आवर से आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड तक तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में
तो आप लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो सवाल तुरंत हो जाएगा। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जरा देखिए क्या कह रहा है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ऋतु क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की बात की हमसे, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। उसके अंदर डिस्टेंस कितना बोल रहा है वो, डिस्टेंस बोल रहा है बच्चों 20 किलोमीटर और टाइम बोल रहा है 2 आवर, ठीक है बच्चों। तो एंड में वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो ये बता दो आप कि स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट क्या है। बोट जो है, जो तैर रही थी, जब ऋतु तैर रही थी तो उसकी स्पीड क्या थी और स्टिल वाटर की क्या। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना x किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड ऑफ ऋतु y किलोमीटर पर आवर। जब मैं डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं, किसकी डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं, डी से डाउन, तो मेरा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। और डाउन स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड क्या होती हैं, जुड़ जाती है। इसीलिए ऋतु और स्ट्रीम की मैंने स्पीड जोड़ दी x+y। अब इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना दिया बेटा 20, टाइम कितना 2, काटोगे तो कितना आ जाएगा x+y इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देखते हैं क्या कंडीशन दी है उसने। उसने बोला है अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अप स्ट्रीम की बात हो रही है, आपके लिए u बना दिया मैंने। फिर से वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया था अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो y माइनस एक्स होती है, यानी कि जो बंदा तैर रहा है या बोट जो तैर रही है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो y माइनस एक्स, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो 4 किलोमीटर अपॉन में 2 जा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इक्वेशन को थोड़ा और ठीक करके लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, आप इसको ठीक करके लिख सकते हो -x+y इज इक्वल टू 2। तो अब आप इसको किसी भी मेथड से दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। चाहे आप एलिमिनेशन लगा लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बार बार अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, पॉज करके बार बार वीडियो को देखिए, समझिए और फायदा उठाइए। अब इसको नोट इट डाउन प्लीज, फिर आगे बताओ। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको थर्ड पार्ट और कराने जा रहा हूँ। इसके अंदर वो कहता है कि भाई एक रोही नाम का लड़का है, वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ए और बी, इसके बीच में कितनी दूरी है, मगर वो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए दो अलग अलग ट्रैवलिंग इंस्ट्रूमेंट या परिवहन का यूज करता है। क्या, पहले तो ट्रेन से और फिर बस से, ठीक है। तो उसने दो कंडीशन इसके अंदर दी हुई है, देखते हैं जरा क्या दी है। उसने बोला क्या कि शी टेक 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। पहली जो कंडीशन है बेटा फर्स्ट, उसके अंदर पहले तो 60 किलोमीटर उसने किससे ट्रेवल करा है, ट्रेन से, और बाकी का जो बच रहा है कितना बचा, 300 में से 60 जाएगा तो 240, ये उसने बस से करा। और अगली कंडीशन, अच्छा इसके अंदर उसने ये भी बोला है कि ऐसा करते हुए सर टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे। ये पहली कंडीशन है। दूसरे बोल रहे हैं ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगले में बोलता है भाई 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चले, बचा कितना 200 किलोमीटर ये वो चले बस से। तब उसको टोटल कितना टाइम लग जाता है, 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट लॉन्गर, यानी कि टाइम कितना लगेगा 4 आवर 10 मिनट, है ना। चलो पहले तो इस टाइम को ठीक कर लेते हैं बेटा। हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ आवर है तो वहां भी आवर होगा, यहाँ किलोग्राम है तो वहां भी किलोग्राम होगा। तो पहले मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या होगा, 4 प्लस में 10 मिनट को आवर में बदलने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। इसको काट दो तो कितना आने वाला है, 4 प्लस में 1/6, इसके नीचे 1 मानो कितना हो जाएगा 6,
6 4 जा 24 1 तो 25 ऑब्लिक 6 आवर उसको लगने वाले। अब यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं, तो दोनों की स्पीड तो मुझे पता होनी चाहिए, तभी तो मैं सवाल को कर पाऊंगा। तो मैं लेट कर देता हूँ, लेट द Speed of train. स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और लेट द स्पीड Of ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास फॉर्मूला इसको सॉल्व करने के लिए वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे देखने वाली बात ये बेटा, उसने टोटल टाइम दिया है ना, यानी कि मैं भी इस सवाल को टाइम से ही सॉल्व करने वाला हूँ। देखो कैसे, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। पहला वो ट्रेन से चल रहा था 60 किलोमीटर वो चला डिस्टेंस, और उसकी स्पीड क्या थी बेटा ट्रेन की x प्लस दूसरी बार वो 240 चला और तब वो बस में बैठा था, इसलिए बस की स्पीड क्या है 1। ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम जोड़ के कितने हो जाने चाहिए 4 आवर। कितना हो जाना चाहिए 4 hours. इक्वेशन तैयार। अब इसमें आओ भाई, पहले वो ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में बैठा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड कितनी मांगी मैंने प्लस, अब बस से कितना चला है 200, स्पीड कितनी मांगी है और टोटल टाइम कितना लग रहा है 25/6। अब आपको याद होगा मैंने आप लोगों को सवाल कराए थे कौन से, लेट 1/x इज इक्वल टू u 1/y इज इक्वल टू v। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ ये हो जाएगा 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। 6 को इधर मल्टीप्लाई करो 600u प्लस 6 2 1200v इज इक्वल टू 25। ये मेरी दूसरी इक्वेशन, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। अब आप लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सॉल्व कीजिए। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, जिसको ये मेथड नहीं आता वो इसको कर सकते हैं। आज हमने आपके लिए जो हम कोर्स डाल रहे हैं 10th का, उसके अंदर पहला चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो कि आपका है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, मैंने कंप्लीट डाला है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में याद दिलाइए, मैं उसको आगे वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। मगर यहाँ पर थर्ड चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आऊंगा वो 7 चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कुछ इससे रिलेटेड भी है, तो हम लोग उस चैप्टर को करेंगे। आज के लिए यहीं तक, इसको नोट डाउन कीजिए। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। जितना आप चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारी हिम्मत उतनी बढ़ेगी और उतना ही मैं आपके लिए जल्दी सारे 9th और 10th की जितने भी चैप्टरों की वीडियो है वो मैं डालता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।